जय हिंद दोस्तों, मैं श्याम कुमार धनारे स्वागत करता हूं मेरे अपने YouTube चैनल बेसिक कंसेप्ट क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो डाला था उसमें मैंने बताया था कि CBSE और NCERT के स्टूडेंट्स के लिए मैं यह वीडियो सीरीज़ लेकर आ रहा हूं। तो आज का यह हमारा पहला वीडियो होगा जिसमें मैथमेटिक्स का पूरा बेसिक जो फाउंडेशन होगा वो आज मैं शुरू करने वाला हूँ। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमारा जो मैथमेटिक्स होता है उसमें हमारे सबसे मेन होती है संख्या पद्धति। अगर हम संख्या पद्धति से शुरुआत करें तो जो गणित की शुरुआत ही होती है अंक से। जैसा हम शुरू में देखते हैं अंक। अब दोस्तों, अंक क्या होता है? अंक को समझने से पहले मैं दो चार चीज़ें आपके लिए बताना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर मैंने किसी का नाम लिया, जैसे मैंने बोला पेन या मैंने बोला टेबल, तो हम बोलते समय हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाती है, एक पिक्चर बन जाती है कि अच्छा किसी ने बोला पेन तो पेन कैसी दिखेगी। अगर किसी ने बोला पंखा तो मैं मान के चलता हूँ कि अगर किसी बच्चे ने बोला कि पंखा तो पंखा ऐसा दिखेगा। और अगर किसी बच्चे ने बोला कि पेन तो पेन हमारी इस तरीके से दिखेगी। तो बेसिकली ये है क्या, जो भी हमने वस्तुओं के नाम लिए ये एक प्रकार से ये सारी वस्तुएं, पेन वस्तु है, पंखा वस्तु है, टेबल वस्तु है, जूते चप्पल जो भी तमाम चीज़ें हो वो हमारी क्या है, एक वस्तु है। और अगर हमने वस्तु का नाम लिया तो हमारी इमेज दिमाग में आती। तो ये एक पंखे का चिन्ह है, ये पेन का चिन्ह है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमने किसी भी वस्तु का नाम लिया तो हमारे दिमाग में उसकी पिक्चर जमती। उसी तरीके से अगर मैं बोलूँ एक, तो अब एक हमको क्या पता एक क्या होता है, तो उसके लिए जो हमने चिन्ह निर्धारित किया या बनाया वो ये क्या है, एक का चिन्ह है। क्या है? एक का चिन्ह। उसी प्रकार से अगर मैंने बोला दो तो ये दो क्या है, ये दो का चिन्ह है। अगर मैंने बोला तीन तो ये क्या है, तीन का चिन्ह है। अगर मैंने बोला शून्य तो शून्य क्या है, शून्य का चिन्ह है। ठीक, तो हमारे पास इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो अब मैं हमारी डेफिनेशन पे आता हूँ, मैं परिभाषा पे आता हूँ कि अंक क्या होते हैं। अंक हमारे पास क्या होता है, अंक वह होते हैं एक ऐसे चिन्ह जिनका उपयोग वस्तुओं की गणना करने के लिए किया जाता है, वह क्या कहलाते हैं, अंक कहलाते हैं। वह चिन्ह जिनका प्रयोग वस्तुओं की गणना करने के लिए किया जाता है, वह अंक कहलाते हैं। जैसे अगर मैंने किसी भी बच्चे से पूछा कि चलो तुम गिनती बताओ, तो कोई सा भी बच्चा गिनती शुरू करेगा 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से शुरू करेगा। तो हमारे पास कुल अंक होते हैं 10। उदाहरण जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे पास जो भी अकेले हैं, ये 9 अकेला है, 8 7 6 5 4 3 2 1 और 0। तो हमारे पास ये कुल मिलाकर कितने अंक हो चुके हैं? अगर हम इनकी कुल संख्या देखें तो हमारे पास होते हैं 10 अंक। 10 अंक होते हैं। तो ये चीज़ें मुझे लगता है आपको क्लियर हो चुकी हैं कि अगर कोई वह चिन्ह, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वह चिन्ह
जिनका प्रयोग वस्तुओं की गणना करना मतलब गिनती करना, गिनती करना के लिए किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? अंक। अब दूसरे नंबर पे बारी आती है संख्या। तो बेटा संख्या क्या होते हैं? अंकों का समूह, अंकों का समूह संख्या कहलाता है या संख्या कहलाती है। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास ये 2 है तो 2 अगर मैं पूछूं बच्चों तो क्या होगा? ये 2 हमारे पास एक अंक है, परंतु अगर मैं बोलूं कि इसी के साथ 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो ये तीनों मिलकर एक संख्या का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो संख्या भी क्या होता है? ये अंकों का समूह होता है। ये क्या होता है? अंकों का समूह। जो अंकों का समूह होता है वो क्या कहलाता है? संख्या कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए और ले लेते हैं, जैसे अगर मैं ले लूँ 97, 9 एक अंक है, 7 एक अंक है, पर जब ये दोनों मिले तो क्या बन गई? संख्या। उसी प्रकार से 4, 6, 8, 9, 0 ये सब भी मिलकर क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं एक संख्या। मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ चुकी है। अब मैं चलता हूँ आगे की ओर। अब अंक और संख्या पढ़ने के बाद में हमारे पास में सबसे पहले संख्या पद्धति में आता है प्राकृत संख्या। क्या आता है? प्राकृत संख्या। दोस्तों प्राकृत का मतलब होता है प्रकृति, और प्रकृति मतलब कि जो अपने आप चीजें होती है। उदाहरण के लिए जैसे अगर मैं किसी भी बच्चे को बोलूँगा या किसी भी स्टूडेंट या कोई सा भी व्यक्ति हो उसे बोलूँगा कि अच्छा मेरे पास 10 चीज़ें हैं या 10 पेन हैं या 10 पेन को गिन के बताओ, तो बच्चा कैसे गिनेगा? 1, 2, 3, 4 इस तरीके से गिनेगा। इसका मतलब कि बिना किसी से पूछे वो 1 से शुरू करेगा गिनना। तो ये प्राकृतिक रूप से मतलब कि बिना कोई सोचे समझे हम जो गिनती पढ़ रहे हैं और शुरुआत कर रहे हैं 1 से, तो जब हमारी गिनती हम 1 से शुरू करते हैं और वो अनंत तक चलते जाती है, वही क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या। कहने का मतलब है जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे कहाँ तक चले जाएगा? अनंत। ये होता है बेटा अनंत का चिन्ह। अनंत। अनंत मतलब ये मान के चलो कि संख्याओं का एक सागर है, समुद्र है। अब समुद्र में से हम कितनी भी बाल्टी पानी निकाल ले, कितना भी निकाल ले, उसमें पानी खत्म नहीं होता ना। उसी प्रकार से हमारे पास संख्याओं का भी समंदर है कि अगर हम उसमें से चाहे जितने नंबर ले ले, चाहे जितनी संख्या ले ले, वो खत्म नहीं होगा। तो हमने जब 1 से, तो प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है जब गिनती 1 से प्रारंभ की जाती है तो वह प्राकृत संख्या कहलाती है। मतलब अगर मैं गिनती शुरू करूँगा 1, 2, 3, 4, 5 पूरे से लगाकर अनंत तक,
तो ये क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्या। हमारा मेन उद्देश्य ध्यान रखना कि प्राकृत संख्या तभी होगी जब वहां पर गिनती शुरू होगी 1 से। समझ में आई बात? वहीं पर शुरू होगा जब हमारी जो गिनती है वो शुरू होगी 1 से। अब उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है हमारी पूर्ण संख्या। देखो दोस्तों, पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है कि जब हमारी जो गिनती है, जो हम गिनना शुरू करते हैं, वो 1 से न शुरू करते हुए हम 0 से शुरू करें। फिर से कह रहा हूँ, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए। जब हम प्राकृत संख्या के संबंध में या केस में जब बात कर रहे थे, तब हमने गिनती शुरू की थी 1 से। और जब अगर पूर्ण संख्या की बात आएगी तो हम गिनती शुरू करेंगे 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, इसी प्रकार से कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। आई बात समझ में? ठीक है। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा अंक के बारे में कि अंक क्या होता है, वह चिन्ह जिनका प्रयोग हम वस्तुओं की गणना करने के लिए करते हैं वह क्या कहलाते हैं, अंक। और हमारे पास कुल अंक कितने होते हैं, 10। और शुरुआत कहाँ से होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। और दूसरे नंबर पे हमने देखा कि संख्या क्या होती है कि जब हम अंकों का समूह बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है, संख्या। जैसे 97, 1024, 10,000, तो ये सारे क्या है, संख्याएं हैं। उसके बाद हमने देखा प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या वह संख्या है जिसमें हमारी गिनती 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक चलती है। वहीं पर अगर हम बात करें पूर्ण संख्या की, तो पूर्ण संख्या वह संख्या है जिसमें कि गणना शुरू हो रही है 0 से और कहाँ तक चलते जाती है, अनंत तक। तो मुझे आशा है अभी तक यहाँ तक आपको समझ में आया। अब यहाँ से प्रश्न किस प्रकार से उठता है, अगर आपको पूछे कि अच्छा ये बताओ कि अंक में सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो अब आपने क्या बताना है, सबसे छोटा अंक। सबसे छोटा अंक कौन सा है, 0। सबसे बड़ा अंक तब कौन सा हो जाएगा, 9। ठीक है, चलो आइए हम आगे चलते हैं। अब इनके बाद में आता है हमारे पास में पूर्णांक संख्या। देखिए बच्चों, आप हमारे गणित के चिन्हों से तो वाकिफ होंगे ही। आपको पता होगा ये होता है हमारे धन का चिन्ह, ठीक है, और ये होता है हमारा ऋण का चिन्ह। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं पूर्णांक संख्याएं क्या होती है। अगर हम देखें पूर्णांक संख्या तो हम क्या कह सकते हैं, जैसे मैंने बोला अच्छा ये बताओ प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है। जैसे मैंने गिनना शुरू किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये चलते जाएगा और कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। वहीं पर अब मेरे पास यहाँ पर 1, तो 1 से पहले भी तो कोई सा अंक होगा, तो जी हाँ 0। अगर मैं 0 से 1 कदम और पीछे चलूँ तो मेरे पास आ जाएगा -1 या -2, -3, -4, और ऐसे करते करते यहाँ पर भी अनंत आएगा, किसका, ऋण का। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि मेरे पास जो 0 है, 0 जहाँ मैं खड़ा हूँ, तो अगर 0 से मैं इधर की ओर चलता हूँ तो मुझे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अनंत तक धनात्मक धन वाले चिन्ह मिलते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर मैं चलता हूँ ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, तो ये चीज़ें ऋण के अनंत तक चलते रहती है। इसका क्या मतलब है
कि जो हमारे 0 से बड़े थे, जी हाँ 0 से बड़े थे ये सारे, तो इनके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये धन वाले हैं। तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी? धनात्मक संख्याएं। वहीं हमारे पास ऋण 1 से लगाकर ऋण अनंत तक, ये कौन सी? क्योंकि ये सारी संख्याएं ऋण में हैं, इसलिए ये कहलाएंगी ऋणात्मक संख्याएं। ऋणात्मक संख्याएं। अच्छा, हमारे पास ये तो हो गया कि चलो सर, शून्य के आगे हमने बोला जो शून्य के आगे थी वो हमारे पास धनात्मक हो गई और शून्य से छोटी ऋणात्मक हो गई। तो अब हमको ये बताइए सर कि जो शून्य है ये, इसको हम क्या बोले? तो जो हमारा शून्य है ये न तो न धनात्मक है, न धनात्मक और न ही ऋणात्मक। जो हमारा शून्य है वो ना तो धनात्मक है न ऋणात्मक है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों? तो देखिए बेटा, इसका उत्तर ये है कि अगर मेरे पास शून्य है तो अगर शून्य के आगे मैं प्लस लगाऊंगा तब भी ये शून्य ही रहेगा, और यदि मैं शून्य के आगे ऋण लगाऊंगा तब भी ये शून्य ही रहेगा। इसका मतलब चाहे इसके धन लगाओ या इसके आगे ऋण लगाओ, इसका मान हमेशा शून्य ही रहेगा। इसलिए ये जो हमारा शून्य है ये न तो धनात्मक है और न ऋणात्मक है। आप जब एनसीईआरटी, जो एमपी बोर्ड की एनसीईआरटी में जब हमारा 9th का, जो 9वीं क्लास का सबसे पहला पार्ट आएगा, उसमें यही पूछेगा कि बताइए कि शून्य धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो हमारा उत्तर क्या होना चाहिए? शून्य न तो धनात्मक है न ऋणात्मक है। ठीक, तो इसकी हम परिभाषा लिख लेते हैं। अब हमको कोई पूछे कि पूर्णांक संख्या की परिभाषा बताइए, तो हमें क्या बताना है? धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्याएं कहा जाता है। और उदाहरण, आप उदाहरण इसे पूरा उतार लीजिएगा बेटा, साथ में एक कॉपी या इसके नोट्स बनाते चलिएगा, ताकि जब भी आप रिवीजन करें तो आपको इसकी सुविधा हो। जैसे हमने ये कंप्लीट कर लिया है, अब हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास आती है सम संख्या। सम संख्याएं बेटा, सम संख्याएं क्या होता है? अगर हम बात करें कि सम संख्याएं वह संख्याएं हैं जिसमें 2 का पूरा भाग जाए, 2 ना भाग जाए, 2 का पूरा भाग जाए। जी हाँ दोस्तों, जैसे उदाहरण अगर मैं लूँ, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे चलते जाएंगे अनंत तक। और अगर हम को पता करना है कि ये संख्याएं सम या विषम है, तो सिंपली 2 का पहाड़ा आप बोल दीजिए। जो भी 2 का पहाड़ा अनंत तक चलते जा रहा है वो सारी सम संख्याओं में आ जाएगा। और अगर हमको दूसरे तरह से बोलना हो तो वह संख्याएं जिसमें 2 का पूरा भाग जाए, या वह संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो, वह क्या कहलाता है? सम संख्या है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वह संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से
विभाजित हो वह क्या कहलाता है? सम संख्या कहलाता है। अब जैसे उदाहरण, अगर मैंने बोला कि बताओ 24 सम है या विषम है, तो हमें क्या करना है? विभाजित का मतलब जो जिसका भाग चले जाए, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, मेरे पास 24 है और हमारे पास परिभाषा के अनुरूप क्या है कि 2 से पूर्ण रूप से भाग जाना चाहिए। और कैसा भाग जाना चाहिए? पूरा। तो हमारे पास यहाँ पर 2 है, तो 2 एकम 2 माइनस 0, 4 नीचे आएगा, 2 दूनी 4, घटाएंगे तो 0। इसका मतलब क्या है कि यदि हमारा शेषफल 0 आता है, इसका मतलब है कि जो 24 2 से पूर्ण रूप से विभाजित है। तो इसका मतलब क्या है कि जो 24 है वह क्या है? पूर्ण संख्या। इसी प्रकार से आप किसी भी नंबर का आप चेक कर सकते हो कि यह संख्या, कोई सी भी संख्या सम है या विषम है, ठीक है। अगर मैं एक उदाहरण और लेता हूँ, जैसे मान लो मैंने लिया 9। अब मेरे को पता करना है कि 9 सम है या विषम है। तो मैं क्या करूँगा, जो 9 है उसको 2 से भाग दूंगा, तो 2 चौक 8 आ जाएगा, यहाँ घटाने पर 1 आ जाएगा। तो अब हमारे पास शेषफल क्या बचा? 1 शेषफल। इस स्थिति में शेषफल 1 बचा और इस स्थिति में शेषफल कोई ना बचा। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये 9 है ये सम संख्या नहीं है। अब उसी के विपरीत सम के अलावा हम देखते हैं विषम संख्या के बारे में। तो सम के बाद आएगी यहाँ पर विषम संख्या। हम देखते हैं विषम संख्या। वह संख्या या वह संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती वह विषम संख्या कहलाती है। उदाहरण के लिए अगर हम बात लें 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 अनंत तक। अब यहाँ पर एक भी अंक या संख्याएं 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती। जैसे हम टेस्ट करने के लिए हम 13 ले लेते हैं। अगर हमने 13 लिया और हमारा सम संख्या का नियम क्या कहता है कि 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होना चाहिए, तब ही कोई संख्या सम होगी, अन्यथा विषम होगी। तो हम देख लेते हैं कि ये 2 से भाग जाता है कि नहीं। 2 6 12, बचा कितना? 1। इसका मतलब हमारे पास शेषफल कितना बचा है? 1। और जिस भी स्थिति में शेषफल 1 या 1 से अधिक हो, तब उसी स्थिति में वह संख्या सम संख्या नहीं होती है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। और दोस्तों, मैं जो भी ये बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को पहले से आती हो, बहुत अच्छी बात, परंतु वह बच्चे जिन्हें यह बेसिक चीज़ें नहीं पता है, तो एक बार आप इसका रिवीजन कर लें, ताकि जब कोर्स आगे ले जाऊंगा जो NCERT का होगा, उसके लिए यह चीज़ें कारगर होगी, ताकि वो चीज़ें रिवाइंड कर सके या याद कर सके। ठीक है, अब हम चलते हैं अगली ओर, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अगर मैं बात करूं अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों? अभाज्य संख्याएं वे प्राकृत संख्याएं होगी। जी हाँ दोस्तों, प्राकृत संख्याएं मतलब गिनती, जो हम 1 2 3 4 लगाते हैं, वही वाली
अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं हैं, वह प्राकृत संख्याएं हैं जो एक से बड़ी हो और वह स्वयं से अथवा एक से उसका भाग जाए। जैसे मैं आपको पहले बता देता हूँ, जैसे मेरे पास 3 है, 3 एक अंक है। अब अगर मैं 3 को भाग दूंगा तो ये 1 से भी इसका भाग चले जाएगा और 3 का 3 से भी चले जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई सी संख्या है जिसमें 3 का भाग जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसमें 1 और 3 के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग जा रहा है। तो इस प्रकार की संख्याएं क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं वह एक से बड़ी प्राकृत संख्याएं हैं जिसमें एक का तथा स्वयं का भाग जाता है। ठीक है, उसी प्रकार एक दो और देख लेते हैं। जैसे 5 है, तो अब जो 5 संख्या है, ठीक है, 5 है तो 5 में 1 से भी मैं इसको भाग दे सकता हूँ और ये 5 से भी भाग दे सकता हूँ। इसके अलावा और कहीं से भाग होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। उसी प्रकार से और चेक करता हूँ मैं, अगर मैं 7 लेता हूँ तो 7 को 1 से भी भाग दे सकता हूँ और 7 को 7 से भी भाग दे सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगी? 3, 5, 7, ये सब क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी अभाज्य संख्याएं जिसमें केवल एक या स्वयं का भाग जाए, वह क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं। तो मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं। वह प्राकृत संख्याएं जो एक से बड़ी हो और उसमें एक तथा स्वयं का भाग जाए, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे उदाहरण लूँ, 2, बेटा 1 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हमें परिभाषा में क्या मिल रहा है? एक से बड़ी हो और एक तथा स्वयं का भाग जाए। जैसे 2, तो 2 में 1 का भी भाग जा सकता है और 2 का भी भाग जा सकता है, उसके अलावा और किसी से नहीं जाएगा। दूसरा 3, 5, 7, 9 का भी नहीं होगा, 11, 13, 17, 19, 23 अनंत तक। ये जो जितने भी सारे हैं इसमें या तो 1 का भाग जाएगा या स्वयं का भाग जाएगा। तो ये हमारे पास कौन सी संख्या हो जाएगी? अभाज्य संख्याएं। अब हम चलते हैं अज्ञ भाज्य संख्याएं। दोस्तों, भाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिसमें कम से कम 3 संख्याओं का भाग जाए, या हम बोल सकते हैं कि एक या स्वयं के अलावा भी दूसरी संख्याओं से भी भाग जाता है। जैसे अगर मैं उदाहरण बताऊं तो मेरे पास जैसे 4 है, अगर मेरे पास 4 है तो 4 1 से भी भाग चला जाएगा, 4 का 2 से भी भाग चले जाएगा और 4 का 4 से भी भाग चले जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि एक या स्वयं के अलावा और संख्याओं से भी अगर भाग जाता है किसी अंक या संख्या का, तो वो संख्या कौन सी संख्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। और उदाहरण देखिए, जैसे अगर मेरे पास 6 है तो 6 1 से भी भाग जाएगा, 6 का 2 से भी भाग जाएगा, 6 का 3 से भी भाग जाएगा और 6 का 6 से भी भाग जाएगा। इसका तात्पर्य क्या है कि 6 के गुणनखंड 2
और 3 हो सकते हैं या होंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि 4, 6, तो ये संख्याएं कहाँ से शुरू होगी? 4, 6, 8, इस प्रकार से इनकी शुरुआत होगी। जैसे उदाहरण अगर मैं ले लेता हूँ, 4, 6, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 12, 15, इस तरीके से अनंतता। तो ये सारी संख्याएं क्या होगी? भाज्य संख्या होंगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में।